देरा तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से टकराया चक्रवाती तूफान निवार। 120 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल खतरा नहीं टला है। दिल्ली में कोरोना से मौतों का नहीं थम रहा आंकड़ा। बीते 24 घंटे में 99 मौतें। नवंबर महीने में अब तक 2000 से ज्यादा की मौत से इंतजामों पर उठे सवाल। किसान कानून के विरोध में किसान संगठनों का दिल्ली मार्च आज। बॉर्डर पर कड़े सुरक्षा इंतजाम। दिल्ली में एंट्री की नहीं होगी इजाजत। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की कार पर फिर हुआ हमला। बाल बाल बचे घोष। टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। नहीं रहे महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना। 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन। खेल जगत ने निधन पर जताया गहरा दुख। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आप हार को स्वीकार नहीं कर पाते। आप अपनी हार को वक्त वक्त पर जीत में बदलने की पुरजोर कोशिश करते हैं और लगता है आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं। बिहार की सियासत के सबसे बड़े चेहरे सुशील मोदी ने लालू यादव पर जो आरोप लगाए हैं उससे तो यही लगता है। सुशील मोदी ने लालू पर एनडीए विधायकों की खरीद फरोख्त का बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी का दावा है कि लालू यादव ने रांची से बीजेपी विधायक ललन पासवान को फोन कर विधानसभा में स्पीकर के चुनाव की वोटिंग में एब्सेंट होने की बात कही, यानी सीधे सीधे लालच देकर अपने पाले में शामिल करने की कोशिश। इस आरोप को सच साबित करने के लिए बीजेपी ने बाकायदा लालू और ललन पासवान के बीच हुई बातचीत का ऑडियो भी जारी किया है। आरजेडी ने इस ऑडियो को डॉक्टर्ड बताया और कहा कि लालू की आवाज की नकल तो कोई भी कर सकता है। पासवान की बधाई जी, प्रणाम। चरण नमस्कार साहब क्या ठीक है। लालू ने जेल से डाला नेताओं को चारा। कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तो बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। बिहार चुनाव के बाद लालू की जीत की कोशिश। पार्टी में है सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। बड़ौदा हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। लालू की सरकार गिराने वाली टेलीकॉल। पासवान की बधाई जी, प्रणाम। बिहार में विधायकों के सेटिंग की कहानी। हमको लगा कि सबों ने मेरे चुनाव जीतने पर बधाई दिया, तो मुझे लगा कि उस तरह मेरे पीए ने फोन उठाया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद से बात करें। बीजेपी विधायक ललन पासवान का कबूलनामा। फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाई उनकी बढ़ी। लालू के टेलीकॉल की इनसाइड स्टोरी। हेलो, लालू बोल रहा हूं। लालू प्रसाद यादव का ऑडियो वायरल होने के बाद आरजेडी पर चौतरफा हमले शुरू हो गए हैं। इन हमलों के बीच आरजेडी की ओर से सफाई भी आई। कहा गया कि यह आवाज लालू की नहीं हो सकती, उन्हें तो कोई भी कॉपी कर सकता है। बीजेपी ने अब रांची जेल प्रशासन पर भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। लालू के सियासी चारे ने बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज कर दी है। लालू और बिहार की राजनीति को समझने वाले इस बात से वाकिफ हैं कि लालू ऐसे ही कुछ भी नहीं करते। एनडीए के खिलाफ कुछ तो है जो पक रहा है। देखिए, जो डायरेक्ट जब हमारे नेता ही माननीय सुशील जी ने डायरेक्ट जब बात किया है तो फिर उससे क्या आप कह सकते हैं? आरजेडी के विधायक इसे बता रहे डॉक्टर्ड है, फर्जी नहीं, है, ऐसा कुछ नहीं। ये लोगों का हमेशा ही यही आचरण रहा है, यही करते ही हैं, तो उनसे ये कोई नई बात नहीं है। फिर भी मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, हमारा एनडीए एकजुट है और हम सब लोग मिलके एक एक विधायक मिलके वोट देंगे और एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे। सुशील मोदी जी को जगह नहीं मिली है कैबिनेट में, हताशा में इस तरह का बयान दे रहे हैं। ऑडियो सामने आने के बाद बीजेपी के विधायक नीरज सिंह ने मांग की है कि लालू यादव को रांची से शिफ्ट करके तिहाड़ जेल में भेज देना चाहिए। हालांकि राजद की ओर से कहा गया है कि सुशील मोदी का आरोप
बेबुनियाद है और ऐसे कई लोग हैं जो लालू की आवाज हूबहू कॉपी कर सकते हैं। कोई बोला होगा लालू की नहीं बोला। शामिल अरे सरकार जो है ना बेईमान है, जीत लिया कुछ झूठ पे, हरा दिया हमको 15 गो सीट। लालू जी का करो कहेंगे न चलाओ न चलाओ। जनता मालिक है, जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया, कोई मुख्यमंत्री बनल है तो नाटक। भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास और उनके विचारधारा का पूरा इतिहास छल और कपट और झूठ का रहा है। तो वो जो जिस इतिहास के आईने में ही हम उनको देखते हैं, उनके किसी भी बात पे विश्वास नहीं। सियासत के जानकार कहते हैं कि चुनाव हारने के बाद आरजेडी इतनी आसानी से मैदान छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि लालू ने अभी जोड़ तोड़ शुरू की है और अभी बिहार की नई विधानसभा शैशव काल में ही है। शुभ्रा सुमन के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जिस फोन के ऑडियो को लेकर बीजेपी ने आरजेडी पर करारा हमला बोला है, उसे सुनने के बाद तो यही लगता है कि ये आवाज लालू प्रसाद यादव की ही है। बीजेपी विधायक ललन पासवान ने भी यही तस्दीक की। बीजेपी के सीनियर लीडर सुशील मोदी ने दावा किया है कि जिस नंबर से ललन पासवान को फोन किया गया वो नंबर लालू प्रसाद यादव का ही है। माननीय नेता आदरणीय सुशील मोदी जी के पास नंबर बात पर ही था। हमारे जब पीए ने आके बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन सब करना होगा। जारी है जेल से लालू का सियासी खेल। बिहार चुनाव के बाद लालू की टेलीकॉल। सुशील मोदी का लालू पर बड़ा आरोप। लालू के हेलो हाई की इनसाइड स्टोरी। लालू कमिंग सून। बिहार की सियासत से लालू का वास्ता वैसा ही है जैसे दूध और पानी का, रात और दिन का। लालू यादव भले ही जेल में हो, लेकिन वहां से भी उनका सियासी खेल बंद नहीं हुआ है। बिहार में चुनाव खत्म होने के बाद भी लालू ने हार नहीं मानी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के एक्स सीएम सुशील मोदी ने दावा किया है कि लालू यादव ने जेल से ही भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को फोन कर उनके साथ आने का लालच दिया। सबसे पहले आप लालू यादव के फोन कॉल का वो ऑडियो सुनिए, जिसके बिना पर सुशील मोदी ने उन पर ये गंभीर आरोप लगाए। हाँ, पासवान जी बधाई। जी प्रणाम चरण नमस्कार साहब, क्या ठीक है? खुश रहिए, खुश रहिए। जी अच्छा नहीं यार, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ, तो पार्टी में नहीं सर, मैंने पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे विचार का एब्सेंट हो जाओ तो पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर, चेहरा हम बात करें सर। ठीक है, ठीक, एब्सेंट हो जाओ, ठीक। सुना आपने, ये वो ऑडियो कॉल डिटेल है जिसमें लालू पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन पासवान से मोबाइल पर बात कर रहे हैं। लालू कह रहे हैं कि विधानसभा में स्पीकर के चुनाव की वोटिंग से एब्सेंट हो जाओ। लालू ने ये बात 3 बार कही, तो ये तो रही ऑडियो की बात जिसे आरजेडी नकार रही। अब बीजेपी विधायक ललन पासवान को भी सुन लीजिए, जिनसे लालू की बातचीत हुई। उन्होंने कहा कोई लालू प्रसाद जी बात करना था, हमको लगा कॉल, तो हमने पूछा रांची से। फिर मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बधाई दिया। उनको चरण पर देखा, फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए, मंत्री बने। उन्होंने कहा कि सर हम पार्टी से हैं और ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आगे का बहाना करो, तो ऑडियो में स्पष्ट है, सब सुन सकते हैं जो बात हुई है। तो उस समय संयोग बस मैं अपने माननीय नेता आदरणीय सुशील मोदी जी के पास नंबर बात पर ही था। हमारे जब पीए ने आके बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन सब जो करना हो गया, और फिर हमने उनको बताया, दिखाया, तो
संयोग से सारा चीज मोबाइल में रिकॉर्ड। ललन पासवान के मुताबिक जिस वक्त रांची से लालू यादव का फोन आया, ललन पासवान सुशील मोदी के साथ ही थे। जो भी बातचीत हुई उसे सुशील मोदी ने भी सुना। इस वाकये के बाद पहली फुर्सत में सुशील मोदी ने फट से एक ट्वीट किया और वो नंबर भी साझा किया जिससे लालू यादव के कॉल आने की बात कही गई। पहले वो ट्वीट देखिए। सुशील मोदी लिखते हैं, एक खास नंबर से एनडीए के विधायकों से संपर्क किया जा रहा है। मैंने इसी नंबर पर फोन करके लालू को हिदायत दी कि ये गंदा खेल बंद करें, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में जिस मोबाइल नंबर 8051216302 का जिक्र किया है, उसे जब ट्रू कॉलर पर जांचा गया तो ये नंबर इरफान रांची लालू जी के नाम से सेव मिला। इरफान लालू का करीबी बताया जा रहा है। सुशील मोदी के ट्वीट से साफ पता चलता है कि बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उधर स्पीकर पद के लिए विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग की खबर आते ही जेडीयू अलर्ट मोड पर आ गई है। पार्टी और सरकार की छवि बचाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने जेडीयू विधायकों के लिए व्हीप जारी कर दिया। बड़ा मसला ये नहीं कि लालू ने बीजेपी विधायक को फोन किया, दिक्कत यह है कि लालू फिलहाल जेल में बंद है। जेल मैनुअल ये कहता है किसी भी कैदी को जेल में मोबाइल रखने और चलाने की परमिशन नहीं है, यानी लालू की मुश्किल बढ़ सकती है। अमित सिंह के साथ आकाश विजय चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और अब बात भारत की बढ़ती ताकत की। दुनिया के पटल में भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। मालाबार युद्धाभ्यास और सिटमैक्स में भारत की ताकत का लोहा पूरी दुनिया ने माना, लेकिन पाकिस्तान को भारत की ताकत हजम नहीं हो रही है, क्योंकि भारत को देख पाकिस्तान की नेवी ने भी समंदर में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। लेकिन भीख में मिले हथियार के दम पर अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि वो भारत से टक्कर ले लेगा तो ये उसका एक भ्रम है। लग ये रहा है कि भारत जो है हर मामले पर पहलकारी कर रहा है, और जो भी कहते हैं इनिशिएटिव की लड़ाई उनके हाथ में, हमारी तरफ से सिर्फ रद्द अमल आ रहा है। और जैसे जफर इलाही साहब फरमा रहे थे कि वो भी बड़ा रिस्ट्रेंट किस्म का आ रहा है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जिसकी जनता भूखमरी से मर रही है और उसकी सेना समंदर में युद्धाभ्यास कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की नेवी का यह युद्धाभ्यास सिर्फ खींच मिटाने का एक जरिया मात्र है, क्योंकि हाल ही में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड ने अरब सागर में युद्धाभ्यास किया था। एक साथ 4 महाशक्तियों को देखकर अरब सागर थर्राने लगा था। चीन को पसीना आने लगा था। पाकिस्तान के सुल्तान इमरान खान का दिल दहशत से कांपने लगा था। और अब समंदर में अपने जंग लगे हथियारों से युद्धाभ्यास करके पाकिस्तान ये जताने की कोशिश कर रहा है कि उसे भारत से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि सच ये है कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर ही पाकिस्तान का दिल बैठ जाता है। मोदी के नाम की दहशत पाकिस्तान में कैसी है, ये पता लगाने के लिए सिर्फ एक बार पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स देख लीजिए। क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। आज भी चलाएं, कल भी चलाएं, परसों चलाएंगे। वो कहता है कि वहाँ वजीर आजम नहीं आए, वजीर खारजा मौजूद थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए। जी जी। इसके बाद वो कहता है माथे के पसीना था और टांगे कांप रही थी जी। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में कह रहा है। दिन रात पाकिस्तानी पत्रकार मोदी के नाम की माला जपते रहते हैं, जो पाकिस्तान में भारत के डर को दिखाता है। आज भारत आतंकियों, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मार। अब जरा सोचिए कि जो पाकिस्तान अंदर से इतना डरा हुआ है, उसकी नेवी का ये युद्धाभ्यास दिखावा नहीं तो और क्या है। पाकिस्तान की बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई है।
इसी झूठ के सहारे पाकिस्तान अपनी आवाम को भारत के खिलाफ बरगलाता आया है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को आतंक की भट्टी में झोंकता आया है। पाकिस्तान में जिहाद के नाम पर लोगों को इतना भड़काया जाता है कि वहां इंसानियत, विकास और तरक्की जैसी बातें दूसरी दुनिया की बातें लगती हैं। जबकि भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए, आज भारत दुनिया की बड़ी महाशक्तियों में से एक है और पाकिस्तान की पहचान आतंकवादी देश के रूप में होती है, जो चीन की कठपुतली से ज्यादा और कुछ नहीं है। और अब भीख में मिले हथियारों के दम पर पाकिस्तान समंदर में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भूल गया है कि इसी समंदर में भारत उसके गुरु चीन की घेराबंदी कर चुका है। और अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है, क्योंकि भारत के गरजते अचूक अभेद हथियारों के सामने जंग लगे पाकिस्तानी हथियार कितनी देर तक टिक पाएंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त आधी रात पुडुचेरी और तमिलनाडु के तट से टकराकर गुजरा निवार तूफान, पुडुचेरी में जोरदार बारिश जारी। दिल्ली में कोरोना से मौतों का नहीं थम रहा सिलसिला, बीते 24 घंटे में 99 मौतें, नवंबर में अब तक 2000 से ज्यादा की मौतों से इंतजामों पर उठे सवाल। किसान कानून के विरोध में किसान संगठनों का दिल्ली मार्च आज, हरियाणा बॉर्डर पर जुटी हजारों की भीड़, बॉर्डर पर कड़े सुरक्षा इंतजामात। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की कार पर फिर हुआ हमला, बाल बार बचे घोष, टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। नहीं रहे महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना, 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन, पूरी दुनिया में शोक की लहर। और अब बात लव जिहाद की। यूपी की योगी सरकार ने लव जिहाद पर सख्त कानून बनाया है। अब हरियाणा सरकार ने भी लव जिहाद पर और कड़ा कानून बनाने की बात कही है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार भी कानून बनाने की बात बोल चुकी है। लव से बैर नहीं, जिहाद करने वालों की खैर नहीं। जबरन धर्म बदलने का खेल, यूपी में होगी 10 साल की जेल। लव में जिहाद का जहर अब और बर्दाश्त नहीं। लव जिहाद पर कानूनी प्रहार। प्यार को जिहाद के जहर से आजाद कराने के लिए योगी सरकार ने लव जिहाद पर सख्त कानून बना दिया है। ये जनहित का कानून है और इससे लोगों की जिंदगियां सुरक्षित होंगी। हमारी बच्चियों की, जिनको बहला फुसलाकर लोग शादी कर लिया करते थे और उसके बाद धर्म परिवर्तन करते थे, उनको दबाव बनाते थे कि आप इस्लाम कबूल करिए, कोई निकाह करने की बात करता था। तो इस तरह की जो बातें थी उन पर विराम लगेगा और जो लोग इस साजिश में शामिल थे, जो सिंडिकेट चला रहे थे और जो उनकी दुकानें चल रही थी, उनकी दुकानें भी बंद हुई हैं और जो लोग इस तरह का सिंडिकेट चला रहे थे उनके खिलाफ कड़ाई से निपटने का काम करेगी सरकार। इस कानून के तहत उनको जेल में डालने का काम करेगी। अब हमारे उत्तर प्रदेश में सब नहीं चलेगा। योगी सरकार के इस फैसले के बाद हरियाणा सरकार भी योगी की जय जयकार करने लगी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हम भी हरियाणा में सख्त कानून बनाने पर प्रक्रिया हमने जारी कर रखी है। शीघ्र ही हरियाणा में भी ये कानून बनाया जाएगा। लेकिन जो कानून यूपी सरकार ने बनाया है वो कितना सख्त है, जरा इसे भी समझ लीजिए। झूठ बोलकर, बलपूर्वक या धोखे से धर्म परिवर्तन अब अपराध होगा। मर्जी से धर्म बदलने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को पहले बताना होगा कि कोई लालच या बहकावे में धर्म परिवर्तन नहीं किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट को बताने के 2 महीने बाद ही धर्म परिवर्तन होगा और अगर कानून तोड़ा तो 3 साल तक की सजा और 10,000 तक का जुर्माना होगा।
सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा और अगर कानून तोड़ा तो 1 से 5 साल तक की सजा और 15,000 तक जुर्माना होगा। नाबालिग, दलित, आदिवासी के जबरन धर्मांतरण पर 3 से 10 साल तक की सजा और 25,000 तक जुर्माना होगा और सामूहिक धर्मांतरण करवाया गया तो 3 से 10 साल तक की सजा और 50,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। यूपी से एमपी तक लव जिहाद पर कानून आने के बाद हरियाणा की खट्टर सरकार भी लव जिहाद पर और ज्यादा सख्त कानून बनाने की बात कह रही है। दरअसल यूपी, एमपी और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने लव जिहाद को बड़ा एजेंडा बना लिया है और धीरे धीरे इसे पूरे देश में फैलाने की तैयारी है। इससे बीजेपी अपने हिंदुत्व के वोट को मजबूत करेगी, बल्कि आने वाले चुनाव में लव जिहाद और भी बड़ा मुद्दा होगा। इससे बीजेपी अपने हिंदुत्व के वोट को मजबूत करेगी, आने वाले चुनावों में लव जिहाद बड़ा मुद्दा होगा, ये भी साफ दिख रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लव जिहाद पर कानून बनाने से वाकई क्या इस पर रोक लगेगी? कहीं लव जिहाद कानून सियासी मुद्दा तो बनकर नहीं रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लव जिहाद पर कानून बनाने की बात करने में अब असम भी शामिल हो गया है। असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने भी साफ कर दिया कि वो यूपी की तर्ज पर कड़ा कानून बनाएगी। लेकिन जिस लव जिहाद पर बीजेपी इतना कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है, वो लव जिहाद आखिर है क्या और क्यों इसे कहने वाले एक मानसिक बीमारी बताते हैं? और क्या यह भारत को इस्लामी राज्य बनाने की बड़ी साजिश है? इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करिए। सोशल मीडिया के जरिए लव जिहाद की गहरी साजिश की जा रही है। कई मुस्लिम लड़के हिंदू नाम से फेसबुक अकाउंट बनाकर हिंदू लड़कियों को अपनी प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। आमतौर पर ये एक मुस्लिम लड़की से एक हिंदू लड़की के प्यार और शादी की बात लगती है, लेकिन इस प्यार के पीछे एक गहरी साजिश है। इसमें लव जिहाद गैंग बहला फुसलाकर हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और जब शादी हो जाती है तो उन पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालते हैं। केरल हाईकोर्ट भी लव जिहाद पर अपनी चिंता जता चुका है। 25 जून 2014 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री उमान चांडी ने विधानसभा में जानकारी दी थी कि 2667 युवतियां 2006 से लेकर 2014 तक केरल में प्रेम विवाह के बाद इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, जबकि केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल ने इससे पहले 2009 में यह आंकड़ा 4500 बताया था। इसके अलावा एक अन्य संस्था ने कर्नाटक में 30,000 लड़कियों के लव जिहाद की शिकार होने की बात कही थी। हाथ में कलावा और सिर पर तिलक लगाकर लव जिहादी दूसरे धर्म का होने का छलावा करते हैं। इन्हें बाइक और पैसा दिया जाता है ताकि ये लड़कियों को अपने जाल में फंसा सकें। ये स्कूल कॉलेज के इर्द गिर्द मंडराते हैं और इन्हें इसके लिए पैसे दिए जाते हैं। बीते साल कोझिकोड लॉ कॉलेज से जहांगीर रजाक नाम के एक लव जिहादी ने 42 लड़कियों को अकेले ही फंसा लिया था। ऐसी एक लड़की थी गीता। दिल्ली की रहने वाली इस लड़की को जैसे ही पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड विशाल दरअसल मोहम्मद एजाज है, तो उसने मौत को गले लगा लिया। जानकारों के मुताबिक हिंदू लड़की या गैर मुस्लिम लड़कियों को अपने नकली प्यार में फंसाकर धर्मांतरित करना ही इस जिहाद का मूल उद्देश्य है। इस षड्यंत्र के माध्यम से हिंदू महिलाओं को मुस्लिमों की आबादी बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका एक बड़ा हथियार लव जिहाद है। इस साजिश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई, सच्चे सैलानी जैसे संगठन का हाथ है। इसके लिए अरब देशों से फंडिंग भी होती है। जो लोग लड़कियों के साथ लव जिहाद करते हैं उन्हें पीएफआई मदद करता है। दरअसल ये भारत को इस्लामी राज्य बनाने की साजिश है, जिनकी नजर में हिंदू लड़कियों से लव जिहाद का मतलब इस्लाम की जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बात महामारी के दौर में छप्पर फाड़ कमाई की। बिजनेसमैन गौतम अडानी ने कमाई के मामले में माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। अडानी ने प्रतिदिन की कमाई में सिर्फ बिल गेट्स को नहीं बल्कि चीन के जैक मा को भी पछाड़ दिया है। लेकिन कभी स्कूटर से चलने वाले गुजरात के निम्न मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे गौतम अडानी की कमाई आखिर आसमान कैसे छू रही है, ये रिपोर्ट देखिए। जहां कोरोना की महामारी में लोगों की नौकरी चली गई,
रोजगार खत्म हो गए, बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं डगमगाने लगी, लेकिन इस दौर में भी चंद अमीरों की कमाई आसमान छू रही है। इसमें सबसे बड़ा नाम है भारत के गौतम अडानी का, जिन्होंने एक दिन की कमाई में बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक 2020 में गौतम अडानी ने अब तक प्रतिदिन 456 करोड़ रुपए के हिसाब से कमाई की है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स की कमाई प्रतिदिन 330 करोड़ रुपए है। मतलब साफ है, अडानी से 124 करोड़ कम बिल गेट्स की कमाई है। अडानी और बिल गेट्स के बीच प्रतिदिन कमाई का ये अंतर चौंकाने वाला है, क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो बिल गेट्स को नहीं जानता हो। एक वक्त वो भी था जब बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन आज प्रतिदिन कमाई के मामले में वो भारत के गौतम अडानी से बहुत पीछे हैं।